नमस्कार भारत, हाय दिस इज विकास शर्मा। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे किसान कोटा के बारे में कि किसान कोटा होता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की उसमें नीड होती है और अभी जो सेक्टर 18-20 मतलब यमुना के किस किस एरिया में किसान कोटा प्लॉट में सेल एंड परचेज हो रही है, किस तरीके का वहाँ पर ग्रोथ रहा है। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसान कोटा होता क्या है। आपने बहुत सबसे ज्यादा यही सब सुना है कि किसान कोटा, इसे हम कई नामों से समझते हैं। जैसे एक किसान कोटा हो गया आपका, सेकंड आपका हो गया कि उसको बोलते हैं हम सेमी कमर्शियल प्लॉट। जब भी आपके पास कॉल आती होगी कि सेमी कमर्शियल प्लॉट सर सेल हम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और थर्ड क्या होता है, उसको बोलते हैं हम आबादी प्लॉट्स, ठीक है। एक आ गया आपका आबादी प्लॉट। ये तीनों जो हैं एक ही नाम है इनका, मतलब किसान कोटा भी एक ही चीज है, सेमी कमर्शियल भी एक ही चीज है और आपका आबादी प्लॉट भी एक ही चीज है। इसमें फर्क क्या होता है, मतलब नॉर्मल रेजिडेंशियल प्लॉट में और किसान कोटा में क्या फर्क है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो, जो किसान कोटा होता है, किसान कोटा मिलता है किसानों को, यानी कि जिन किसानों की कोई भी अथॉरिटी, जब आप जैसे आपने देखा यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, तो जब कोई अथॉरिटी बनती है वो वहाँ के किसानों की लोकल की जमीन अधिग्रहित करती है, एक्वायर करती है। तो जिन किसानों की जमीन एक्वायर्ड की है उन किसानों को उस जमीन का कुछ परसेंट उनको प्लॉट दिया जाता है, भूखंड का कुछ हिस्सा उनको दिया जाता है, उसको हम बोल देते हैं किसान कोटा प्लॉट। जैसे आपने देखा कि नोएडा में दिया था 5% का एरिया। जब नोएडा अथॉरिटी बनी थी तो नोएडा में जो गांव आए थे, सोरखा, ये भंगेल इत्यादि जितने भी गांव हैं, तो इन गांवों को दिया था, मान के चलो किसी किसान की 1000 मीटर जमीन गई, तो उस 1000 मीटर जमीन का 5% यानी कि उसका 50 मीटर का प्लॉट उस किसान को दिया गया। तो इस तरीके से अथॉरिटी वर्क करती है। तो नोएडा में कितना था, 5%, ग्रेटर नोएडा में दिया इन्होंने 6%, और यमुना अथॉरिटी में जब से यमुना अथॉरिटी का एक्वायरिंग उन्होंने करी तो यमुना अथॉरिटी ने दिया 7%। तो इनको एक रूप ये भी है कि इसको 7% किसान कोटा प्लॉट बोलते हैं। अब किसान कोटा प्लॉट और अन्य जो प्लॉट है वो इनसे अलग क्यों, मतलब इसकी क्या खासियत है और क्यों इसमें निवेश किया जाए। देखो, किसान कोटा प्लॉट होते हैं सेमी कमर्शियल। इसमें क्या कर सकते हैं, नीचे आप कोई भी जैसे कह सकते हैं कोई आप ऑफिस स्पेस बना सकते हैं, कोई भी इसमें छोटे छोटे जितने भी आप शॉप्स देखते हैं, मतलब जो भी जिसमें प्रोडक्शन ना करना पड़े, ऐसी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप इन प्लॉट में कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फायदेमंद होते हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर के बिल्कुल पास होते हैं और भविष्य में जो रेजिडेंशियल की मार्केट है वो यही किसान कोटा बनते हैं आपके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसान कोटा में मतलब यमुना में किस किस जगह सेल परचेज हो रही है, ठीक है। सॉरी, पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको बताता हूं कि इसमें डॉक्यूमेंट होते क्या क्या है। मतलब अभी शुरुआती स्तर में यमुना में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें देखने को मिलेंगे यदि आप कोई किसान कोटा का प्लॉट परचेज करने जाते हैं। तो पहला होता है साथियों आपका नक्शा 11, नक्शा 11, मैप 11, नक्शा 11 होता है। दूसरा आपको वहां मिलेगा एक पात्रता सूची, पात्रता सूची आपको मिलेगी। ये दो चीज पे अभी यमुना में सेल परचेज हो रही है, बेसिकली सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में। कहां पर, सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20। अब हम आते हैं पहले वाले पॉइंट पे कि भाई नक्शा 11 में होता क्या है, क्योंकि ये तो मालूम चल गया कि चलो ये डॉक्यूमेंट होते, लेकिन इसमें है क्या, नक्शा 11 में क्या चीज हम देखेंगे। नक्शा 11 में होता है कि किसान की कितनी तो जमीन एक्वायर्ड की गई, उसके सापेक्ष कितना किसान को अथॉरिटी ने मुआवजा दिया, उस मुआवजे के बाद किस दर पे मुआवजा दिया और उसको कितने मीटर का प्लॉट अलॉट किया। तो ये सब चीजें आपकी किस में मिलेंगी, इस नक्शा 11 में। अब आती है एक पात्रता सूची। ये पात्रता सूची का क्या रोल है, पात्रता सूची होती है कि जिस गांव की जमीन ली गई है, जैसे मान के चलो सेक्टर 18 में नीलोनी शाहपुर गांव आता है, उस गांव की जमीन ली, तो उस जमीन उस गांव में जितने भी किसान पात्र हैं उस मुआवजे के और उस प्लॉट के, उनकी एक लिस्ट होती है। तो अभी बेसिकली इन दो चीजों पर ही सेल परचेज हो रही है। अब हम बात आ जाते हैं कि किस किस सेक्टर में सेल परचेज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये कि आपका सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 25, अभी मेन जो सेल परचेज है वो इन 3 सेक्टर में हो रही है। सेक्टर 18 और 20 अभी अनडेवलप्ड है, मतलब इसमें सिर्फ एक लैंड की लोकेशन है कि भाई यहां पर किसान कोटा का प्लॉट है,
और 25 अभी डेवलप्ड हो गया है। इसमें क्या है कि इसमें किसान कोटा के इसमें सेक्टर 25 में 8 गांव के प्लॉट लगाए गए। मैप में आप देख सकते हैं। यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे, मेरा नंबर नीचे मेंशन है, मुझे कॉल कर देना या व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको मैप प्रोवाइड करा दूंगा कितने गांव के प्लॉट सेक्टर 25 में लगे हुए हैं। तो सेक्टर 25 में वहां पर उन्होंने सड़कें बना दी हैं, प्लॉट को मार्क कर दिया है, टंकी बना दी है, कि व्यक्ति को पता है कि मेरा प्लॉट इस जगह है। तो ये एज कंपेयर 18-20 आज की डेट में करीब 10 से 15,000 रुपए महंगा है। अगर हम बात करें इसकी तो आज सेक्टर 25 महंगा है साथियों। ठीक है, देखो निवेश के पर्पज से दोनों सेक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ कोई रेट आपको 30 का, 35 का, 40 का, 45 का दे रहा है तो यहाँ आपको 15, 16, 17, 18, 20 इस तरीके से आपको रेट मिल जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, वो प्लॉट हाईवे के कितने नज़दीक है, पीछे कितना है, कौन सा सेक्टर आ रहा है, किस तरीके का वहाँ डेवलपमेंट है, या आने वाले फ्यूचर में कैसी चीज़ें होंगी, तो उसके हिसाब से रेट में वेरिएशन हो जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है जो मैंने रेट आपको कोट किए, लेकिन हाँ जनरली यही रेटों में डील वहाँ पर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कोई व्यक्ति इनको खरीदता है, अब आ जाते हैं कि भाई हम परचेज करें तो हम कैसे परचेज करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें आपको क्या क्या होता है, देखो ये समझ लेते हैं कि परचेजिंग में मान लो आपने कोई किसान कोटा का प्लॉट आप कोई परचेज करते हैं, ठीक है, आप कोई किसान कोटा का प्लॉट खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो उस स्थिति में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, मतलब किस तरीके से जाएंगे, अथॉरिटी में होगा, तहसील में होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो इसमें अभी बनेगा नक्शा 11 की, जब कोई आप चीज़ खरीदते हो तो आपका बनेगा दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल 100 रुपए की स्टाम्प पे बनवा दिया हमने, ठीक है, और एक होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, इस रजिस्टर्ड में खास क्या है, देखो 100 रुपए स्टाम्प वाला वो 100 का ही रहेगा, उसमें कोई मतलब वो वैलिड नहीं होता है। रजिस्टर्ड होगा आपका 2% स्टाम्प ड्यूटी के साथ, जो कि गवर्नमेंट को जाएगी, ठीक है। इसका फायदा क्या है, यानी कि जब रजिस्ट्री आपकी ओपन होगी, मान के चलो रजिस्ट्री आपकी 2 महीने बाद ओपन हो जाती है, 3 महीने बाद ओपन हो जाती है, तो आपको फिर टोटल स्टाम्प लगता है आपका 7%, और जब रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी तो फिर आपका लगेगा 5%, यानी कि आपका ये इंक्लूड हो जाएगा, टोटल 7% स्टाम्प ड्यूटी आपकी जाएगी। तो साथियों अभी एक तो बनेगा आपका एग्रीमेंट टू सेल पहला, दूसरा आपका बनेगा इसमें ये, सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। दूसरा आपका होगा इसमें विल, यानी कि वसीयत, और तीसरा इसमें जीपीए होता है। अभी जीपीए को बैन किया गया, अभी जीपीए को कुछ दिन के लिए होल्ड पे, जीपीए अभी हो नहीं रही है। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं आपका एग्रीमेंट टू सेल और आपका विल। इन सब चीजों के बिहाफ पे आप वहां खरीद सकते हैं। देखिए ये सिर्फ एक रियल इस्टेट में पता है पैसा कहाँ कमाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स अभी आएंगे कि सर ये तो रिस्की हो जाएगा, ये तो कोई वैलिडेशन नहीं है। देखो जब तक अथॉरिटी डेवलपमेंट नहीं करती है तब तक अथॉरिटी रजिस्ट्री ओपन नहीं करती है। जैसे ही रजिस्ट्री ओपन हो जाती है, जो रेट आज यहाँ आप 15 से 18 का बीच का आप जो देख रहे हैं, वही रेट आपको 40 और 45 और 50 का मिलेगा। तो सिर्फ पैसा जो है ना, एक रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स में, एक डीलर में और एक आम जनता में सिर्फ इतना फर्क है कि डीलर प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर्स होता है, जो एडवाइजर होता है, वो इन्वेस्ट करता है रिस्क के साथ जब चीजें अनडेवलप्ड हो, और हम लोग जो नॉर्मल जनता, हम क्या देखते हैं, जहाँ घर बने हुए हों, जहाँ सामने मकान हो, सामने रोड बनी हुई हो, तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ सेफ है, लेकिन तब तक रेट ना हमारा निवेश नहीं कहलाता वो। फिर तो ये कि हमने अपने पैसे को थोड़ा मोड़ा, भाई जब उस टाइम तक हो सकता है 5,000 10,000 बढ़ जाए, लेकिन अब आप डबल और ट्रिपल का एप्रिसिएशन लेकर जाएंगे। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे साथ डील करो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसके साथ मत करो, ये आपका अपना मत है कि आप किसी के भी साथ डील कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी एडवाइस के साथ। देखो जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम 10th को पास नहीं करते तो एक बहुत बड़ा हवा लगता है। जब हम क्लास में थे, टीनेजर्स थे, तो हमें लगता था यार 10th कैसे पास होगी, लेकिन जब हम 10th क्रॉस कर जाते हैं, जब हम 12th क्रॉस कर जाते हैं, तो हमें लगता है यार बाएं हाथ का खेल है।
तो जब तक चीज़ों को नहीं जानेंगे वो र्यूमर बना रहेगा। अब हमें कोई थर्ड पर्सन कुछ भी बता दे तो हम उसे र्यूमर मानेंगे, यार हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब हम जाएंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन समझेंगे और हम देखेंगे अपनी सोच को ना, देखो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तो रिस्क बियर करना पड़ेगा दोस्त। अगर पैसे कमाने, अगर अच्छा बनना, एक बढ़िया बिजनेस आपको खड़ा करना है, आपको लगता है कि जब तक आप रिटायरमेंट हो आपका एक पैरेलल बहुत अच्छा बिजनेस रन करे, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो साथियों ये एडवाइस थी मेरी। बाकी आपकी जो भी क्वेरी हो, नीचे मेरा स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्यारे दर्शक, प्यारे साथी पहली बार आए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बेसिकली यमुना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।